वेलकम बैक प्रोटेक्निक पंडित। मैं सत्यम फिर से एक बार जुड़ चुके हैं अपने प्यारे से चैनल प्रोटेक्निक पंडित में। ये लेक्चर हमारा थर्ड है और ये 11th की केमिस्ट्री है। ठीक है, इससे पहले हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट है, सेकंड एंड फर्स्ट, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन जान लेते हैं ताकि हमने जिंदगी में कुछ बेहतर कर सके। लिखा है कि कदम कदम पे मुश्किलें मिलेगी आपको। ठीक है, हर एक कदम पे मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है मंजिल अगर पाना है तो भगत सिंह बनना होगा। ठीक है, तो भगत सिंह की तरह अपने दृढ़ इच्छा को क्या करना पड़ेगा, संकल्पित करना पड़ेगा और अपने ड्रीम को, अपने सपने को साकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टिके रहना होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास है आज के लेक्चर में। ठीक है, तो हम इससे पहले 2 यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम बहुत ब्रीफली और बहुत छोटे छोटे चीज़ों को बहुत अच्छे से जान चुके थे। इसमें हम मास और अदरवाइज और चीज़ को हम देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मास क्या होता है। ठीक है, एक फिल्म भी आई है बड़ी खूब है, मास। ठीक है, जाके देख सकते हैं आप लोग। मास ऑफ अ सबस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर्स प्रेजेंट इज नोन एज द मास। मतलब कहने का मतलब किसी भी चीज में कितने प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई, तो सबस्टेंस ऑफ अमाउंट। जैसे कि आप मान लीजिए हमारा टमाटो, हमारा पोटैटो, ठीक है, हमारे टमाटो और पोटैटो में कितना क्या है, मास है। कितना मास प्रेजेंट है। जब आप लेने जाते हैं आलू और प्याज लेने जाते हैं तो आप क्या मास लेकर आते हैं, दुकानदार से क्या कर परचेज करते हैं, मास परचेज करते हैं। तो कितना मास ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि उसके अंदर किस सब्सटेंस के अंदर कितना मास ऑफ क्वांटिटी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। ठीक है, अगर और आगे की बात कर ले तो हम लोग देखते हैं वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है तो देखते हैं, लिखा हुआ है कि वॉल्यूम इज ऑक्युपाइज 3 डायमेंशनल स्पेस इज नोन एज वॉल्यूम। कहने का मतलब कि जो क्या 3 डायमेंशनल स्पेस को घेर ले, मतलब क्या, जिसका लेंथ हो, क्या जिसका ब्रेथ हो और जिसका हाइट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जिस चीज की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी वो 3 डायमेंशनल कहलाएगा और वैसे चीज को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। मतलब जो 3 डायमेंशनल में स्पेस को छेक लेगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेस बोलेंगे। एज फॉर एग्जांपल के तौर पे आप अपने घर में क्या देख सकते हैं, बेड को देख सकते हैं और क्या देख सकते हैं, मेज को देख सकते हैं, चेयर को देख सकते हैं, है कि नहीं। कुछ ना कुछ स्पेस ले लेता है, थोड़ी ना थोड़ी जगह को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। इसको हम क्या जान के चलेंगे, वॉल्यूम की तरह। इधर देख सकते हैं एक बॉक्स है, सर्कल है और ट्रेंगल है। ये तीनों के पास भी क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट अवेलेबल है और ये तीनों क्या कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है, थोड़ा सा जगह घेर रहा है नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, चलिए मतलब क्या, कितना सा, देखिए कितना सा वॉल्यूम लिया, ये लेंथ देखिए, ये हाइट देखिए, ये ब्रेथ देखिए, देख रहे हैं, तो कितना सा ये स्पेस लेके चल रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा डेंसिटी। ठीक है, कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज अमाउंट ऑफ अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि एक इकाई में कितना सा डेंसिटी है, कितनी सी क्या है, कितना डेंस है, मतलब एक इकाई में कितना ज्यादा क्या है, डेंसिटी है, कितना डेंस है। ठीक है, एक इकाई में उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में। तो अदरवाइज अगर इसको हम समझे अच्छे से तो देखिए ये हमारा आयरन बॉल है और ये क्या हमारा कॉटन बॉल है। अब बताइए इस आयरन बॉल से और इस कॉटन बॉल से एक एक कर आपको मारा जाए, ठीक है, सेम फोर्स के साथ, तो बताइए किससे ज्यादा चोट लगेगा, जबकि दोनों का क्या है, सर्कल सेम है, दोनों का साइज सेम है। ठीक है, तो बताइए किससे ज्यादा चोट लगेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो आयरन बॉल है उससे ज्यादा चोट लगेगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंस है, इसकी मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत पास पास है, इसलिए ये बहुत ज्यादा डेंस है और इसकी मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर है, इसलिए ये कम डेंस है। और जो ज्यादा डेंस होगा उससे ज्यादा चोट लगेगा। इसका मतलब है कि आयरन बॉल से ज्यादा चोट लगेगा। इसका है मतलब यही होता है कि आयरन बॉल बहुत ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू क्या, कौन सा बॉल, तो कॉटन बॉल। ठीक है, तो इसको हम डेंसिटी के तौर पे समझते हैं। अब देखते हैं कि इसका ऐसा क्या यूनिट होता है और इसको हम क्या समझते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है क्या, वॉल्यूम केजी
पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। किसका ऐसा यूनिट होता है, तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है। चलिए इसके आगे अब हम देख लेते हैं डेंसिटी और हमारा वॉल्यूम यहाँ पे खत्म होता है। अब हम देखते हैं टेम्परेचर, क्या देखते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है, कैसे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को किस किस फॉर्म में हम जानते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है टेम्परेचर, द टेम्परेचर डिग्रीज टू हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर वो है जो कि बॉडी के कोल्डनेस और क्या हॉटनेस को मेजर करता है। जैसे कि आपको बुखार लग जाता है, कभी कभी आप फीवर से ग्रसित हो जाते हैं, तो क्या थर्मामीटर लगाकर हम क्या मेजर करते हैं, आपकी बॉडी के हॉटनेस को मेजर करते हैं कि आप कितने, आपका बॉडी कितना गर्म है। या कभी कभी क्या हो जाता है, बॉडी बहुत ज्यादा कोल्ड भी हो जाता है या बहुत सारा चीज कोल्ड हो जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, कोल्डनेस को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर का मतलब ही है कि हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करना, उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। चलिए अगर हम देख लेते हैं कि भाई इसको किस किस स्केल से मेजर करते हैं, तो इसको भी हम बखूबी समझते हैं। लिखा हुआ है द स्केल टू मेजर द डिफरेंट लेवल ऑफ टेम्परेचर। हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे मेजर करते हैं, अलग अलग सतह पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं। तो भाई कैसे मापते हैं, किस किस चीज का यूज करते हैं, तो हम सेल्सियस का यूज करते हैं, सेल्सियस में मापते हैं, है कि नहीं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं और केल्विन में मापते हैं। तीन चीज में हम क्या करते हैं, मापते हैं किसी भी टेम्परेचर को, ठीक है। इतना बात तो समझ लिए। चलिए आगे देखते हैं, अगर फ़ारेनहाइट से अगर हमको सेल्सियस में चेंज करना हो, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, केल्विन में चेंज करना हो, तो सबका एक फार्मूला होता है। जैसे कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट का एक फार्मूला होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होता है, वैसे ही हमारा टेम्परेचर। तो देखते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 9 इंटू सी अपॉन 5 प्लस 32, जब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं और जितना डिग्री सेल्सियस हम यहाँ मेजर डालते हैं, तो अपने आप ये हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर सेम एज हम क्या करते हैं, यहाँ केल्विन में अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो केल्विन का डालेंगे, और केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस डालेंगे, प्लस 273.15 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब हमारा किस में चेंज हो जाएगा, अपने आप हमारा केल्विन में चेंज हो जाएगा। कौन चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ टेम्परेचर को समझ लिए। चलिए अब आगे की बात की जाए, वेट की बात की जाए, ठीक है। तो वेट क्या होता है, वेट को हम कैसे समझते हैं, तो वेट को समझने से पहले एक डायग्राम भी हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि आप सोचेंगे कि कैसे सेल्सियस में, कैसे फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। तो ये हम आपके लिए डायग्राम लेकर आए हैं, दो डायग्राम हमारे पास है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जो कि आप लोग देखते हुए, अगर डॉक्टर लोग आते हैं, फीवर लगता है तो लगाकर चेक करते हैं, ठीक है, मुंह में देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, थोड़ा टाइम तक पीट करके रखिएगा, अदरवाइज उसके बाद देखिएगा अपने आप क्या है, रेटिंग ऊपर की तरफ जाएगा और आपका बॉडी कितना हीट है दिख जाएगा उसके अंदर, ठीक है। या कोल्डनेस, और भी मान लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा कोल्डनेस है, ठीक है, तो कोल्डनेस को मेजर करने के लिए भी केल्विन टू सेल्सियस है, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज्यादा नीचे हो, ठीक है, तो उसको मेजर भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितना, -10 डिग्री तक सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं, नीचे वाला पॉइंट है और ऊपर तक 373, ठीक है। इतने डिग्री तक हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। तो ये होगी टेम्परेचर की पूर्णतः बात, ठीक है, ये हमारे पास था। अब है हमारे पास वेट, कि भाई वेट क्या होता है। तो वेट क्या होता है, तो वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ ग्रेविटी ऑन अ ऑब्जेक्ट। मतलब कि ग्रेविटी द्वारा, क्या, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या खींचना, या क्या कर लेना, पुल कर लेना, पुल करना या पुश करना, तो पुल कर लेना, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेना, कौन, ग्रेविटी, वही तो वेट होता है, वही तो वेट कहलाता है। तो वेट इक्वल टू क्या होता है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। वेट का एक फॉर्मूला होता है, वेट इक्वल टू होता है, क्या होता है, mg होता है। W इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेट इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी होता है। और ग्रेविटी कैसे लगता है, तो अर्थ की तरफ डाउनवर्ड लगता है, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि अर्थ डाउनवर्ड की तरफ क्या करे, ग्रेविटी लगा रही किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो किसी भी मास पे जब ग्रेविटी एक्ट करती है तब हमारा वेट वहां पे फाइंड आउट होके आ जाता है, निकल कर आ जाता है।
अच्छा, तो इस बात से हम समझते हैं कि ग्रेविटी को हम समझ लेते हैं। अच्छा, ये क्या है कि एक राजू है, इसको बोला गया क्लास में, तो ये बहुत इंटेलिजेंट था, थोड़ा सा सोचा कि नहीं भाई चलो करके देख लेते हैं, सर जी जो समझाए हैं सच्ची में कैसा होता है। ये एक बॉल को पकड़ा और क्या किया, ऊपर से छोड़ दिया, तो देखा कि भाई सच्ची में बॉल नीचे ही गिर रहा, ऊपर तो जा नहीं रहा। मतलब क्या, इस मास पे ग्रेविटी काम कर रहा है। कौन समझा, ये राजू समझा। और इस बात से ये समझे कि हाँ भाई ग्रेविटी कैसे फंक्शन करती है किसी भी मास वाले ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, चलिए अदरवाइज हम इस चीज को आगे देखेंगे कि और क्या है हमारे पास। तो और हमारे पास है मोलिकुलर मास, कि आखिरकार मोलिकुलर मास क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास और मोलिकुलर मास हमारे पास दो चीज है, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोलर मास को, समझ लेते हैं कि हमारे पास मोलर मास क्या है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन अ ग्राम इज कॉल्ड अ मोलर मास। किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, जब ग्राम में होगा, किस में होगा, ग्राम में होगा। मतलब कि वैसा मॉलिक्यूल जिसका मास हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। चलिए मॉलिक्यूलर मास, अगर वाटर की बात की जाए, वाटर की जो मॉलिक्यूलर मास होती है वो कितना होता है, तो 18.02 ग्राम मोल होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास की फॉर्मूला की बात की जाए कि मॉलिक्यूलर मास का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसको मोलिकुलर मास इक्वल टू ग्राम अपॉन मास में हम क्या करते हैं, लगाते हैं। अच्छा, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना हो कि मास परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड। मतलब कंपाउंड, ये जितना भी कंपाउंड एलिमेंट, ये सारा चीज हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, आप जाके वहां देख सकते हैं और साथ लाइक भी कर सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं, मास ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। जब ये फॉर्मूला को क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे, तो हमारा मास परसेंट ऑफ एलिमेंट निकल कर आ जाएगा, हमारा दिख जाएगा कि एक एलिमेंट हमारा कितना मास परसेंट होता है। ठीक है, ये बात आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं मोलर मास, हमारे पास क्या है, मोलर मास। आखिर मोलर मास क्या होता है, तो मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ वेट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास इज अ मोल। मतलब एक मोल का जो एटॉमिक मास होता है उसका जितना सम होता है उसको हम मोलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर मास कहते हैं। अच्छा, SO2 का अगर मोलर मास निकाला जाए तो सबका अपना अपना अलग अलग होता है। तो 1s का देखा जाए तो 32.07 AMU, अगर 2s और SO2 का देखा जाए तो अलग अलग सबका होता है। इस वे में हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, ये भी बात बखूबी बहुत एग्जामिनेशन में पूछी गई है, और ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो क्या है कि मोलर मास इक्वल टू होता है क्या, मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, मोलर मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मोलर मास। मतलब एक एक दोनों का मास क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है सबका अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे मेजरेबल ढंग से, तो यहाँ से हम समझ लेते हैं। ठीक है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी बातों को तथ्यात्मक ढंग से समझना चाहिए। अब क्या है, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक वेट क्या होता है, इसको समझेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि भाई एटॉम क्या होता है, और ये भी हम बखूबी जानेंगे इसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन अ सिंगल एटम। मतलब किसी भी एक सिंगल एटम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को, मास के सम को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। मतलब कि एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, और इस दोनों सारे चीज में से हम किसके, तो किसी भी एक सिंगल एटम को ले लेते हैं, और उस सिंगल एटम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जब हम सम कर देते हैं तो हमारा एटॉमिक मास निकल कर आ जाता है। उसको हम एटॉमिक मास के अंदर हम क्या करते हैं, जानते हैं। अच्छा, कार्बन की बात की जाए तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, जो कि आप सभी को पता है। ठीक है, इसके साथ अगर एटॉमिक वेट की बात की जाए तो एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट इज द वेट एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरल आइसोट्रॉपिक और एलिमेंट्स। मतलब कि ये एवरेज मास होता है किसका, आइसोट्रॉपिक एलिमेंट्स का। ठीक है, तो इस जैसे कार्बन का देख सकते हैं एटॉमिक वेट कितना है,
12.0107 कार्बन का। ठीक है, तो ये क्या है, एटॉमिक वेट की बात हो गई। अच्छा, एटॉमिक मास को एक और वे में हम समझते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या देखते हैं एटॉमिक मास को, यहाँ पे देखते हैं क्या है, the atomic mass of an atoms is actually very small because atoms are extremely small। अच्छा, एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास एक्चुअली में इतना छोटा होता है, एटम खुद इतना छोटा होता है, इतना इतना ज्यादा छोटा होता है, क्योंकि एटॉमिक मास को हम जब मेजर करते हैं क्या छोटे छोटे रूप में, बिकॉज क्योंकि एटॉम ही क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, एटॉम क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा छोटा होता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम बातों को समझे, और क्या हम एक और तथ्यात्मक बात को जान लेते हैं, जैसे कि हमारा ये कार्बन है और अदरवाइज दूसरा एटम है। तो किसी भी चीज को जैसे कि हम मेजर करते हैं, तो कैसे सब्जी लेने जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं, तो क्या करते हैं, एक तरह क्या करते हैं, एक वेट डालते हैं और उसके बाद उसके रेफरेंस में हम किसी चीज को मेजर करके ले आते हैं। वैसे ही यहाँ एटम और कार्बन के साथ भी है, हम कार्बन के रेफरेंस में किसी भी एटॉमिक मास को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। किसके रेफरेंस में, कार्बन के रेफरेंस में। मतलब एक साइड हम कार्बन लेते हैं और उसके रेफरेंस में अदरवाइज दूसरे एटॉमिक मास को लेते हैं और हम मेजर कर लेते हैं कि हाँ भाई ये इससे कितना बराबर है, ये इससे कितना कम है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है, यहाँ तक एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट की कहानी खत्म हो गई। इसके बाद जो है हमारा, चलिए देख लेते हैं कि कौन सा है। तो इसके बाद हमारा जॉन डाल्टन साहब। भाई साहब डाल्टन कौन थे और इनकी थ्योरी क्या थी, बहुत फेमस थ्योरी है आपकी, इसको इसकी कहानी आपको बखूबी हम सुनाना चाहेंगे। भाई डाल्टन साहब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। क्या उन्होंने ही क्या किसको खोजा था, एटम को खोजा था। उन्होंने ही खोज के निकाला कि भैया ये एटम नाम का एक वस्तु है, चीज है, चीज वस्तु नहीं है, मतलब एटम है बेटे। उन्होंने खोज के निकाला। क्या निकाला, कब निकाला डाल्टन साहब ने, यही है डाल्टन साहब। देखिए बखूबी से इनका तस्वीर भी लगा हुआ है डाल्टन साहब का। ठीक है, यही हमारे डाल्टन साहब थे जिन्होंने अपने थ्योरी में कब थ्योरी दिया था, 1808 ईस्वी को थ्योरी दिया था। बताइए, थ्योरी 1808 ईस्वी को दी और पर हम अभी भी रहे हैं, कितना पावरफुल थ्योरी है। नहीं, तो उन्होंने डाल्टन साहब ने 1808 को अपनी थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा था ऑल मैटर इज द कॉरस्पॉन्ड ऑफ एटम्स। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ एटम्स, मतलब जितने भी एटम है वो एटम से क्या मिलकर बने हैं। कौन बोलते हैं, ये डाल्टन साहब बोलते हैं, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, डाल्टन साहब का स्टेटमेंट है। और क्या बोलते हैं, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर द सेम साइज मास, मतलब जितने भी एटम होगा सबका साइज, शेप, आकृति, प्राकृतिक सब सेम होगा। मतलब ना बराबर, कोई भी चेंजेस उसके अंदर नहीं दिखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक एटम थोड़ा सा बड़ा है, दूसरा थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, तीसरा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सब सेम साइज का है। ठीक है, और क्या बोलते हैं वो, बट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, लेकिन वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम से अलग होगा। मतलब कि ऐसा थोड़ी है कि अगर किसी और का एटम और मतलब बगल वाले पड़ोसी का मतलब चाचा जी और हमारे वाले चाचा जी दोनों तो अलग अलग होंगे ना थोड़ा सा। तो वही वाली बात है कि दूसरे एलिमेंट का जो एटम होगा वो क्या होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, कट और डिस्ट्रॉयड, मतलब कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, एटम को बांटा नहीं जा सकता है, और क्या नहीं किया जा सकता है, इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता या डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। ये कौन कह रहे थे, डाल्टन साहब कह रहे थे। मतलब कि इसको ना हम तोड़ सकते हैं, ना मोड़ सकते हैं, ना इसको हम मिट्टी में दबा सकते हैं, ना खत्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कौन, डाल्टन साहब बोल रहे थे। लेकिन क्या ऐसा ही कहानी था, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इंडिविजुअल एटम्स एज देयर टीनी सॉलिड बॉल्स, इनका कहना था कि जो हमारा एटम होता है वो बहुत सॉलिड, एक जो मतलब क्या क्या आयरन का जो बॉल होता है उसकी तरह सॉलिड है, मतलब ठोस है। इसको आयरन के बॉल को देखते हैं हम नहीं तोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा ठोस होता है। ऐसा ही डाल्टन साहब का कहना था कि अब एटम जो होता है बहुत ठोस होता है, इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और डाल्टन साहब की ही थ्योरी जो है वो क्या बताती है, तो केमिकल कॉम्बिनेशन को भी कहती है। लेकिन क्या ऐसा ही कुछ हुआ था, बिल्कुल नहीं। क्या एटम को तोड़ा जा सकता है, तो हमारे और साइंटिस्ट थे, बोले भैया आपकी बात पे विश्वास कैसे कर लें, सब कुछ क्षण के लिए सब तो मान लिए, लेकिन और रिसर्च आगे बढ़ी और साइंटिस्ट ने और इसको खोजा। तो पता चला कि जब उसके बाद उन्होंने एटम को क्या तोड़ना शुरू किया, तो फिर एटम 3 भाग में टूट कर आया। भैया एटम टूट गया, एटम टूट गया। ठीक है, तो एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूटा, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब उसके अंदर भी और पार्टिकल्स थे। मतलब कौन कौन थे, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन।
तीन फेज में टूटकर आया। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की क्या कहानी है उसको हम आगे बखूबी समझेंगे, आखिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ से आया और नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, जो कि बहुत फेमस थ्योरी है, इसके बारे में छोटी सी कहानी आपको समझ में आई हो। आशा करते हैं कि हमारी जो वीडियो है, ठीक है, वो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, ऐसे ही। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, बखूबी में समझेंगे।